गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9 के लिए मैथ पढ़ रहे थे और जिसमें हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जान रहे थे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा था। देखते हैं क्या चीज होती है कि अगर हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज दिख जाए ए बी सी डी, आप कहोगे ये समलंब चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि इसमें सर आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उसमें से एक युग्म समांतर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो आप कहोगे वो समलंब चतुर्भुज होता है। और जो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है वो कितना होता है? आप कहोगे सर सभी भुजाएं अलग अलग दिख रही है, सभी भुजाओं की माप अलग अलग दिख रही है, तो आप कहोगे सर जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग। तो आपने कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी का मान रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और आप जानते हो जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा इकाई मात्रक में लिखा जाता है, यानी कि अगर आपकी भुजाएं सेंटीमीटर में तो परिमाप आपका सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपकी भुजाएं मीटर में है तो आपका परिमाप भी मीटर में आएगा। और अगर बात की जाए एक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो आप जानते हो क्षेत्रफल दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक तो आधार के ऊपर और एक ऊंचाई के ऊपर। सॉरी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ऊंचाई हमें डीएम दिखाई दे रही है। डीएम क्या दिखाई दे रही है? ऊंचाई। ठीक है, तो आप कहोगे जो इसकी क्षेत्रफल होता है, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी दिख रही है? आप कहोगे सर समांतर भुजाएं दिख रही है हमें ए बी समांतर है सी डी के, तो आप कहोगे समांतर भुजाओं का योग गुणा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि जो कि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी होती है। तो आप कहोगे इसके अंदर इनके मान भर देते हैं। हमने ऊंचाई को सिर्फ अभी डीएम लिख दिया है क्योंकि हमें डीएम दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे जब इनके मान भर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा ए बी का मान ए है प्लस सी डी का मान सी है गुणा डीएम का मान कितना है? एच। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है अगर भुजाएं सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, और अगर भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर के स्क्वायर में आएगा, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के साथ में लिखा जाता है। तो आप इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, एक कर्ण के बारे में भी आएंगे कि ये हमारे पास में स्क्वायर का कर्ण कितना होता है। तो अभी सभी बच्चे अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, और देखो आपके सामने एक पर्सन आ गया स्क्रीन पर। हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है कि आप सभी लोग पहले पोल के अंदर आंसर कर दीजिए, जिनके पास में पोल ऑप्शन होता है। जिनके बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता उनके लिए चैट सेक्शन बाद में खोल दिया जाएगा। तो रिकॉल टेस्ट के नाम से एक पर्सन आपके सामने है। यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए इनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी पीएस और क्यूआर के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? लास्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन हमें जाते वक्त क्या भी था। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, पर्सन को करने के जल्दी से प्रयास कीजिए, और करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो अभी 7:06 हो रही है, और 7:09 पर हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो सभी बच्चे इसको 2 मिनट में जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जल्दी से पोल के अंदर अपना आंसर कीजिए, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को साथ के साथ जल्दी से हल करेंगे। जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा वैसे ही आप सभी बच्चे अपना आंसर भेज देना, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए, आपको एक आकृति दिखाई गई है जिसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और पूछा गया है कि बताइए भुजा पीएस और क्यूआर के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया है। चैनल खोल लिया, सब कुछ बना लेते, लेकिन फिर रिचार्ज नहीं, ये सब मत कर मत कर। तब मैं छोड़ दिया। प्लीज प्लीज फिर प्लीज माइक आज बंद कीजिए। मनीषा कर, झा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना माइक बंद कीजिए। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा बेवजह। आप माइक को ओपन ही मत किया करो। आपको कोई भी काम हुआ करे चैट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करे, कोई भी डाउट हुआ करे तो माइक हमेशा बंद रखा करो। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। इस सही बच्चे 20 सेकंड के अंदर इसको हल कर लें जल्दी से,
और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। सभी बच्चे आप जल्दी से इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और सभी बच्चे अपना आंसर भी याद रखेंगे कि उन्होंने पोल सेक्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन वोट किया है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड है कि सब बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बाकी बच्चों का भी आंसर आ गया है। ठीक है। चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन में, हम चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए फिर से बंद कर देते हैं। अब जिन बच्चों ने आंसर कर दिया ठीक है, और बाकी बच्चे सभी सब बच्चे सामने देखेंगे एक साथ। देखिए आपको दिया गया है, क्या चीज दी गई है कि जो दिखाई गई आकृति है, पहले आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। जो दिखाई गई आकृति है वो क्या है। आपको अगर सर आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है, हमें दिख रहा है कि सर जो आर क्यू है वो एस पी के समांतर है। यानी कि आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर है तो हम कह देंगे समलंब चतुर्भुज है। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है सर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि इनके बीच की लंबवत दूरी बताइए कितनी होगी। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। आपसे पूछा गया है कि बताइए इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी। तो आपने कहा हमेशा जो दूरी होती है ऊंचाई जो होती है वो लंबवत ही बताई जाती है। आपने इसको मान लिया एच है। कितना मान लिया आपने इसको, इसको आपने मान लिया एच है। तो आप खुद ही बताइए, आपको अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो आप क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। आपने कहा जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका कितना मान दिया गया है, आपको भी 90 दिया गया है। और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी दिख रही है आपको, सर आर क्यू प्लस एस पी गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एच। और ये मान कितना दिया गया है, 90। चलिए उस सभी के मान भर देते हैं। 1/2 1/2 ही रहेगा। इसका मान 10, इसका मान 8 गुणा एच बराबर 90। अगर यहां तक सभी को क्लियर है सारी चीजें, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दे कि हाँ सर यहां तक सारी चीजें ठीक है, कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत आगे भी नहीं है क्योंकि 1/2 10 और 8 18 होते हैं। गुणा एच बराबर कितना हो जाएगा, आपको अभी सर 90 हो जाएगा। एच का मान निकालना है तो एच इधर ही रहेगा। आपने कहा सर एच का मान आ गया है एच बराबर 90 गुणा इधर 18 है, वो दूसरी तरफ जाके 1/18 हो जाएगा। और इधर 2/1 है तो दूसरी तरफ जाके 2/1 हो जाएगा। तो 2 से कट गया 18 9 टाइम पर, और 9 से कट गया 90 10 टाइम पर। आपको हो गया सर एच का मान आ गया है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एच का मान होगा 10 सेंटीमीटर। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर कोई डाउट है। अ, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा इतना और टाइप कर दो, सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना। क्योंकि एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा लाउड बोलिए। आवाज तो क्लियर है ना सभी को। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न सभी को आ गया। आज हम पढ़ेंगे जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगा के लिख लेंगे जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। अब देखो जटिल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा जटिल है जिसे आप कर ही ना पाओ। जटिल का मतलब ये है कि उसके पास में आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके पास उस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है जिससे कि आप उसका क्षेत्रफल निकाल सको। यानी कि उसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए वो आकृति क्या है, जटिल है। देखिए पढ़ते हैं जटिल आकृति के बारे में। कौन सी आकृति जटिल होती है, यानी कि दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी हो। सरल आकृति का मतलब क्या है, सरल आकृति का मतलब है जिसका आप डायरेक्ट सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
सरल आकृति कहलाती है। जटिल आकृति यानी कि जिसका आप डायरेक्ट सूत्र से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, वो आपकी जटिल आकृति कहलाती है। ठीक है। यानी कि जो जटिल आकृति होती है वो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको एक पंचभुज दिखाया गया है। अब पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास में कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, इसलिए इसको क्या कह दिया है, एक जटिल आकृति कह दिया है। अब इसको क्या करोगे आप, आपने इसके अंदर कोई भी इसका एक विकर्ण बना लो, ये वाला विकर्ण बना लो, तो आप कहोगे सर ऊपर एक सरल आकृति बन गई है जिसको हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं। सर नीचे एक चतुर्भुज बन गया है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। तो जो जटिल आकृति होती है वो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसको जटिल आकृति कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जटिल आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है कि किसी जटिल आकृति का क्षेत्रफल छोटी छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी पेंटागन का क्षेत्रफल नहीं जानते, तो आप जानते हो कि जो हमारे पास में पेंटागन पंचभुज होता है, जो उसका क्षेत्रफल होगा वो दो छोटी छोटी आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से निकल जाएगा। जैसे कि अगर देखें, जो हमारे पास में पंचभुज है पेंटागन, अगर आप देख पा रहे हो कि इसका क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन पर जैसे ही हमने इसके अंदर एक विकर्ण बनाया, तो वैसे ही हमारे पास में दो आकृतियों में टूट गया। एक आकृति को हमने त्रिभुज कह दिया और एक आकृति को हमने चतुर्भुज कह दिया। कोई पूछने लगा ये बताइए पंचभुज पेंटागन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने कहा सर बहुत आसान है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो बाकी दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी कि आप क्षेत्रफल निकालोगे पंचभुज का, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, ए आर का मतलब क्या होता है, एरिया, और एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है। यानी कि जो पंचभुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर कोई हमसे कहने लगे कि बताइए सर इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, सिर्फ इस आकृति का, अगर आपको पहले ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट सूत्र तो हमारे पास में है ही नहीं। अब क्या करेंगे, जब डायरेक्ट सूत्र नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको छोटी छोटी आकृतियों में विभाजित कर लोगे। छोटी छोटी आकृतियों में क्या कर लोगे, विभाजित कर लोगे। आपने कहा सर एक तो विकर्ण, सॉरी, एक तो हमने इसको जोड़ दिया, तो ऊपर हमारा एक आयत बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने इसको नीचे ऐसे जोड़ दिया, एक बंद आकृति बन गई हमारे पास में, और ये भी बनकर एक आयत तैयार हो गया। आपने कहा सर दूसरा आयत ये हो गया। ठीक है। यानी कि जो ये वाला क्षेत्रफल होगा, जो ये वाला क्षेत्रफल होगा वो तो इस आकृति के क्षेत्रफल से हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो नीचे वाला क्षेत्रफल होगा वो इस आकृति के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। और अब हमारे पास में बीच में भी एक आयत ही दिख रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा हरे रंग से, वो इसके बराबर होगा। और अगर हम इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ दें, अगर हम तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो हमारे पास में किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा बच्चे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल। अगर हम इन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इस दी गई आकृति का क्षेत्रफल। अगर इतना आप सभी को क्लियर हो गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि जटिल आकृति वो वाली आकृति होती है जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। जटिल आकृति दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है। हम सरल आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो वो हमारी जटिल आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो एक बार अपना माइक ओपन कीजिए और हमें बताइए बच्चे आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना एक बार माइक ओपन। सर दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है। वैसे बहुत आसान चीजें हैं। देखिए, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि बताइए इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि बताइए इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, जो आकृति आपको यहां पर दिखाई दे रही है। सॉरी, एक सेकंड में स्क्रीन आ जाएगी बच्चे, एक सेकंड सिर्फ इंतजार करना। वो कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक सेकंड सिर्फ इंतजार करना। एक सेकंड और बच्चे, बस आ गई है स्क्रीन, अब आ जाएगी स्क्रीन।
एक सेकंड, ठीक है सोनम। एक सेकंड बच्चों सिर्फ। हेलो, 1 मिनट बच्चे, सिर्फ अभी ये स्क्रीन शेयर की जाएगी, एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इतने एक बार सूत्र रिवाइज कर लीजिए सभी लोग। आप सभी लोग इतने एक बार सूत्र रिवाइज कर लीजिए। अभी सिर्फ 1 सेकंड आप इंतजार करना, क्लास सिर्फ अभी स्टार्ट की जा रही है। इतने आप सभी लोग सूत्र रिवाइज कर लीजिए, अभी आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है सिर्फ। एक बच्चों सिर्फ 1 सेकंड हो देखिए। अब आप लोग एक बार जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए अगर आपको स्क्रीन दिखाई देगी बच्चे। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिखाई देगी ना? ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से बताएंगे बच्चे। अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे का डाउट था, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। आपके सामने एक पर्सन आया है, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश कीजिए। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। आप सभी बच्चे प्रश्न नंबर 26 को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिस बच्चे को कोई डाउट था अभी अशोक कुमार के नाम से, प्लीज वो भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो यहाँ पर आप इस पर्सन के अंदर समझाया जाएगा आपको कि जटिल आकृति क्या चीज होती है और कैसे उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। आप अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट लगाइए इस बच्चे, कि आपको आपकी स्क्रीन पर जो एक जटिल आकृति दिखाई दे रही है, आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। दिया गया है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए, ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको अपने अपने तरीके से निकालने की कोशिश कीजिए, और बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए सभी बच्चे स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्न को जल्दी से हल करने की कोशिश करें, और हल करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर भेजिए पोल सेक्शन के अंदर कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बच्चे, हम अभी बोल नहीं रहे, आप माइक बंद कीजिए से बच्चे। अरे बच्चे, हमने सिर्फ आपको प्रश्न करने के लिए दिया हुआ है। आप जल्दी से बच्चे प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो वो प्लीज क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। बच्चे प्लीज माइक बंद रखिए।
अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप लोग सुन नहीं पा रहे हो तो बताइए क्या वजह हो गई कि आप चैट सेक्शन के अंदर टाइप ही नहीं कर रहा है कोई भी आंसर। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है रिमझिम, आपका भी आ गया है बच्चे। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं भेज रहे? ना वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेज रहे, ना ही वो चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मुस्कान का भी आ गया है और कशिश का आ गया है, नेंसी का आ गया है। ठीक है चलिए, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर क्या चीज आपको दी गई थी और आपसे क्या चीज आपने निकाला है। ठीक है, देखिए नीलम आप भी ठीक है बच्चे, आपका भी कमेंट आ गया है। देखिए सभी बच्चे सामने, आपसे पूछा गया कि बताइए इस दिखाई गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पर आपको एक पंचभुज दिखाया गया है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। आप पंचभुज का डायरेक्ट सूत्र नहीं जानते कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो आपने क्या करा? कोई बच्चे ने, किसी बच्चे ने ऐसा किया होगा कि बी को जोड़ दिया होगा। अब आप खुद बताइए, जब आपने बी को जोड़ा होगा, हम कुछ हिस्सों में इसको हल करेंगे। तो आपने कहा सर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है बीसी, ये भी 5 रही होगी, सर ये भी 5 रही होगी और ये भी 5 रही होगी। ठीक है, ये आपके पास में 5 5 सेंटीमीटर रही होगी और आपने कहा सर बीसी का जो मान है 5 सेंटीमीटर, वही ईडी का मान भी 5 सेंटीमीटर रहा होगा और जो मान सीडी का है 6 सेंटीमीटर, वही मान बीई का रहा होगा 6 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार बताइए हाँ सर इतनी चीजें क्लियर है कि बी, ई, डी, सी एक आयत होगा और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 5 और आयत का क्षेत्रफल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जिसके अंदर हमने नीले कलर का रंग भर दिया है, जिसके अंदर हमने नीले कलर का रंग भर दिया है, हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए इतना किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप हमें बताइए, अगर हम इसको फिर से देखें, अगर हम इसको फिर से देखें, तो जब आपने इसके अंदर नाम लिखे थे ए बी सी डी ई, कि ये ए, बी, सी, डी, ई, तो आपको एक हाइट दिखाई दे रही है, ऊंचाई, जिसका मान है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट आपको दिखाई दे रही है जिसका मान है 8 सेंटीमीटर। लेकिन पर जब आपने बीई को बनाया था, तो अगर उस त्रिभुज को देखा जाए, अगर उस त्रिभुज को देखा जाए, तो आप कहोगे सर इसका आधार बीई तो हो गया था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। लेकिन पर पूरी ऊंचाई 8 है, जिसमें से 5 तो आयत के अंदर चली गई, 5 तो आयत के अंदर चली गई, तो ऊपर कितनी बची? सिर्फ 3 सेंटीमीटर बची कि नहीं बची? कि पूरी 8 थी, 8 में से 5 तो सिर्फ आयत के अंदर रह गई, तो ऊपर ऊपर की ऊंचाई बची 3 सेंटीमीटर। और आप कहोगे कि जो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, कि जो हमारे पास में त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल होगा, वो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार बीई गुणा ऊंचाई ए, इसको एस ले लेते हैं एस। सभी के मान अगर भर दे तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। तो 6 से कट गया, सॉरी 2 से कट गया 6 3 बार में, और ये कितना हो गया? 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपने कहा सर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, तो दोनों का योग हो गया सर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि इसका आंसर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे। अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, प्लीज एक बार वो भी कमेंट कर दो कि उनको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है।
बताइए जल्दी से, अशोक कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, प्लीज एक बार वो भी बताइए। बताइए बच्चे, आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, अब आपके पास में सामने है प्रश्न नंबर 27। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, प्रश्न नंबर 27 को। और करने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में करेंगे पोल सेक्शन के अंदर वोट। प्रश्न नंबर 27 को सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में वो करेंगे इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट। चलिए सभी बच्चे जल्दी से हल कीजिए प्रश्न नंबर 27 को। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे प्रश्न नंबर 27 को और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर करेंगे इसको वोट। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि बताइए दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से प्रश्न नंबर 27 को हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ इसको सॉल्व करें। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ भी गया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर दे दिया है आंसर, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर करें। अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है बच्चे, जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए, आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मुस्कान का आ गया है, बाकी बच्चे भेजिए अपना आंसर। ठीक है, कशिश का आ गया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। हाँ हाँ नीलम, ठीक है, आपका आंसर आ गया है बच्चे, हमें नाम भी याद हो गया। बच्चे माइक बंद प्लीज। देखिए, आपसे इस आकृति का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो पहले हम इस आकृति को एक नए पेज पे लगा देते हैं। पहले हम इस आकृति को एक नए पेज पे लगा देते हैं बच्चे, तब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जब आप इसको हल करोगे तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन ऑन है, आप हमें जल्दी जल्दी आंसर बताओगे। देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे बंद कर दें और सेम ऐसे ही नीचे बंद कर दें, तो जो आपको नीचे दो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, आयत दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, जिसके अंदर हमने लाल कलर से कलर भी कर दिया है, तो आप हमें बताइए इन दोनों का आंसर कितना कितना होगा। आपने कहा सर इस आयत की लंबाई तो है 4 और इस आयत की चौड़ाई है 2, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये हो गया 4 × 2 8। यानी कि इस वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे ही इस वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर, जो आपने लाल कलर से लिखा है दो आयत का क्षेत्रफल, वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
अब देखो कुछ बच्चे तो इसको ऐसे, देखिए देखिए सर बच्चे सामने, कुछ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं कि सर एक आयत हमें बीच में भी दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, सर एक आयत हमें बीच में भी दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, तो हम ये देख सकते हैं कि सर इस आयत की चौड़ाई तो है 5, आयत की चौड़ाई तो है 5, लेकिन पर लंबाई कितनी है? आप कहोगे सर एक तो ये रही लंबाई, 4 ये रही लाल वाली, और फिर से एक ये रही सर, तो 4 5 6। आपने कहा सर इस आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल हो गया 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया हमारे पास में? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब जब आप 30 के अंदर 16 को जोड़ दोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि 30 तो ये हरा वाला हो जाएगा, और 8 और 8 16 ये हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके हमें बताइए कि हाँ सर हमें डाउट है, हमें नहीं समझ में आया है। आ गया है सभी को समझ में? चलिए, अगर आप लोगों को सभी को समझ में आ गया है तो अब आप सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स, एरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स, यानी कि हम पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। देखिए, आप सर्वांग सम के बारे में जानते हो कि कौन सी आकृति सर्वांग सम होती है, यानी कि सबसे पहले तो हम सर्वांग सम के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी आकृति सर्वांग सम होती है। आप कहते हो सर सर्वांग सम होने के लिए दो चीजों को होना बहुत जरूरी है, दो चीजों को होना बहुत जरूरी है सर्वांग सम होने के लिए। पहली चीज तो आकृति एक जैसी हो, आकृति एक जैसी हो, कि जिन आकृतियों का आप सर्वांग सम कहना चाहते हो वो आकृति एक जैसी हो दिखने में। और दूसरा क्या है, उनका आकार भी बराबर हो, आकार भी क्या हो? समान हो। आकृति भी समान हो और आकृति भी के बाद में क्या हो? आकार भी समान हो। इसका मतलब क्या है कि सेम शेप, सेम शेप, यानी कि आकृति एक जैसी हो और सेम साइज, यानी कि उनका आकार भी बराबर हो। जब कोई हमारे पास में दो ऐसी क्या होती हैं, दो आकृतियां होती हैं जो एक जैसी होती है और उनका आकार भी बराबर होता है, तो उन आकृतियों को हम कह देते हैं सर्वांगसम आकृति। जैसे कि जब आपने सर्वांग समता पढ़ा भी था, ठीक है ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ाई भी थी कि जो आपकी पेंसिल्स होती हैं, जो मार्केट के अंदर आपको पेंसिल मिलती है, वो पेंसिल कैसी मिलती है? सभी पेंसिल एक दूसरे के सर्वांग सम होती है। मार्केट के अंदर जितनी भी रबड़ मिलती है एक कंपनी की, अगर नटराज है तो सारी नटराज की रबड़ जो 1 रुपए की या 2 रुपए की आती है सभी सर्वांग सम होंगी, क्योंकि एक जैसी होंगी। अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की मैथ की, तो आप जानते हो कि ये जो बुक एनसीईआरटी की होती है वो सभी की एक जैसी होती है, ठीक है। तो आप कहोगे सर्वांग सम चीजें हैं, यानी कि हमारे पास में सर्वांग समता होता है कि आकृति एक जैसी हो और उसके बाद में क्या हो? आकृतियों का आकार भी समान हो, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अब जब आकृतियां सर्वांग सम होती है तो आप कहोगे सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है, यानी कि जो आकृतियां सर्वांग सम होंगी उनका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में दो सर्वांग सम त्रिभुज है या फिर आपके पास में दो सर्वांग सम वृत्त है या वर्ग है, तो सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है कि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे एक बार। अब आप हमें ये बताइए कि क्या आपको ये दोनों त्रिभुज सर्वांग दिख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है? ऐसा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? से बच्चे बताएंगे, क्योंकि सर्वांग समता हम लोगों ने पढ़ रखी थी, आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता, ठीक है। तो ये आप सभी को सर्वांग सम दिख रहे हैं, वेरी गुड। जिन बच्चों के सर्वांग सम दिख रहे हैं तो बताओ ये किस गुण से सर्वांग सम है? एस 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 से है, या फिर एस ए एस से है, या फिर ए एस ए से है, या फिर ए एस से है, या फिर आर एच एस से? बताओ इनमें से कौन सा गुण लग रहा है इनकी सर्वांग समता के लिए? ठीक है, एक बच्चा मतलब कोई बच्चा बोल रहा है ए एस एस, ये तो कोई होता ही नहीं है बच्चे, ए एस 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 तो, ठीक है।
बच्चे माइक बंद प्लीज, माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। जो भी कुछ वो आपको बोल रहा है वो चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए बच्चे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सर्वांग समता के गुण आपको मिल जाएंगे। कोई बच्चा आरएचएस से बोल रहा है उसका भी सही है, जो एस से बोल रहा है उसका भी सही है, और जो बच्चा एस से बोल रहा है उसका भी सही आ जाएगा। यानी कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जैसे कि आपको एक मोटा मोटा दिखाते हैं, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप कहोगे सर जो ए बी का मान है वो हमारे पी क्यू के बराबर है, यानी कि दो त्रिभुजों की एक भुजा आ गई है सर समान। जो हमारे बीसी का मान है, जो हमारे बीसी का मान है वो यहाँ पर क्यू आर के मान के बराबर है, यानी कि सर दो भुजाएं आ गई हैं बराबर, दो भुजाएं आ गई हैं बराबर। अब देखो दो भुजा किस में आती है, आप कहोगे सर दो भुजा या तो एस ए एस में आती है, सर दो भुजा या तो एस ए एस में आती है, आप देख भी रहे हो इसमें दो भुजाएं, या फिर सर एस 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 में आती है दो भुजाएं। बाकी नीचे में तो दो भुजा है ही नहीं, इन तीनों में तो दो भुजा आती ही नहीं है। यानी कि अगर हमें दो भुजाएं बराबर दिख रही है तो हम कोशिश कर लेते हैं क्या पता तीसरी भुजा भी बराबर हो। अच्छा, अगर आप इस वाले त्रिभुज को देख पा रहे हो जिसको हमने लाल किया है, यहां देखोगे अगर आप ए डी सी को, तो आप कहोगे सर इसके अंदर हमें एक चीज दिख रही है कि एक तो 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस से अगर आप कर्ण का मान निकालोगे कि सर ये तो 4 हो गया, ये 6 दो बराबर हिस्सों में बट गया है, एक यहाँ तो यहाँ 3 आ गया, और 3 4 और 5 का एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि आप कहोगे सर कर्ण का मान आ गया 5। इसी तरीके से जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पर भी कर्ण का मान कितना जाएगा 5। तो आप कहोगे इनकी तीनों भुजाएं बराबर है इन त्रिभुज की, और ये दोनों त्रिभुज किससे सर्वांग सम हो गए, एस 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 से सर्वांग सम हो गए। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम हो गए। और आपके ऊपर ही लिखा हुआ है कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल सदैव कैसा होता है, समान होता है। चलिए इनका क्षेत्रफल भी निकाल के देखते हैं। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको अगर सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार बीसी गुणा ऊंचाई एडी। जब आप इसका मान निकालोगे 1/2 गुणा आधार बीसी कितना हो गया 6, और एडी कितना हो गया 4। आपने 2 से कट कर दिया 4 को 2 टाइम, और 6 दूनी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी बच्चे हमें जरा पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल के बताइए, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। सूत्र तो वही होगा 1/2 गुणा आधार क्यू आर गुणा ऊंचाई पी एस। जब आप मान भर दोगे 1/2 गुणा क्यू आर का मान 6 और पी एस का मान 4, तो ये भी कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि दोनों जब त्रिभुज सर्वांग सम थे तो इन दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या थे, बराबर थे। ठीक है, यानी कि आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो आप सभी बच्चे स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख लेना कि सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है, कि जो आकृतियां सर्वांग सम होती है उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आप अपनी कॉपी में ये डबल स्टार लगा के लिखना। अब आप कहोगे सर ये डबल स्टार लगा के क्यों, डबल स्टार लगा के बच्चे इसलिए क्योंकि आपने स्टार लगा के तो लिख लिया पहले कि सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आप कहोगे कि जरूरी नहीं है, कि देखो अगर समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां हो तो उनका सर्वांग सम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कैसे, आप एक बात बताइए हमें कि अगर हम आपको एक आयत दे दें, एक आयत दे दें जिस आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, हमने आपको एक आयत दे दिया, आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर था जिसका आधार 6 ऊंचाई 4 थी। क्या दोनों सर्वांग सम है, आप कह दोगे नहीं सर दोनों सर्वांग सम नहीं है। यानी कि अगर क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का है तो क्षेत्रफल समान होने से जरूरी नहीं होता कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम होंगी। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जब आकृतियां सर्वांग सम होंगी तो क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन पर अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि आकृतियां सर्वांग सम होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। वही एग्जांपल आपको दिया गया है कि इस त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालने लगोगे, ये त्रिभुज दिख रहा है हमें एबीसी और ये आयत दिख रहा है हमें पी क्यू आर एस। जब आप इनके क्षेत्रफल निकालोगे
तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 1/2, 1/2 गुणा आधार BC गुणा ऊंचाई AD। जब आप मान भरोगे तो आ गया 1/2 गुणा 6 गुणा 4 और ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का, तो ये हो गया 4 गुणा 3 और ये भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर होने से जरूरी नहीं होता कि आकृतियां क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए। ठीक है, चलिए आप हमें बताइए क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल करके, क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के मान कितने आ रहे हैं। आप जल्दी से हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के मान बताइए। आप लिखकर बताना ये त्रिभुज एक है कि सर एक का क्षेत्रफल इतना आ रहा है और दूसरे का क्षेत्रफल इतना आ रहा है। सभी बच्चे हल करेंगे और बताएंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है। सभी बच्चे जल्दी से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक। बाकी बच्चे बताइए कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना कितना आएगा। ठीक है, आपने कहा सर इनका क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। देखिए जब आप इनका क्षेत्रफल निकालने लगोगे तो आप कहोगे सर इनका क्षेत्रफल निकालते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आधार और ऊंचाई क्या क्या है। आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार BC गुणा ऊंचाई AD। मान भर देते हैं 1/2, BC का मान 6, AD का मान 4, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से PQR का निकालोगे तो 1/2 गुणा QR गुणा PS भरा तो 1/2 गुणा 4 गुणा 6, ये भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोनों ही त्रिभुज है और दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर है। तो आप हमें बताइए क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। जल्दी से बताइए क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। बताइए सभी बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं। अरे अभी तो आपको बताया। अच्छा दोनों सर्वांग सम कैसे होंगे। अरे आपने सर्वांग समता तो पढ़ी रखी है बच्चे, आप खुद बताओ। आप खुद बताइए बच्चों। ये देखिए जरा, इसकी अगर इस भुजा को निकालेंगे 5 सेंटीमीटर आएगा। इस वाले त्रिभुज के अंदर एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। बताओ यहाँ कौन सी भुजा 4 सेंटीमीटर की है। आप कहोगे सर यहाँ कोई भुजा 4 सेंटीमीटर की है ही नहीं। तो जब 4 सेंटीमीटर की भुजा ही नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे हो सकते हैं। ये थोड़ा हमें ऊंचाई में कम नहीं दिख रहा है। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जबकि इसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसमें कोई भी भुजा 4 सेंटीमीटर की है ही नहीं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। यानी कि आपको सिर्फ यही चीज बताने की बात बताई जा रही है कि अगर क्षेत्रफल हमारे बराबर आ जाए तो जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जरूरी ये है कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, भले ही इनके क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये दोनों त्रिभुज तब भी सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया है। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। बच्चों आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करें, प्रश्न नंबर 28 को। हल करने के बाद में सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे कि आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए पोल सेक्शन के अंदर। जल्दी से बाकी बच्चे भी इसका आंसर कर देंगे पोल सेक्शन के अंदर। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है।
चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए कि क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, बस एक बार हम समझा देते हैं, आप अगला क्वेश्चन करेंगे। फिर देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, आपको एक त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, आपने कहा यस सर। और आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा है, पी क्यू आर। आप देख पा रहे हो कि ये जो इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर की, ये इसके बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की बीसी, वो इसकी भुजा क्यू आर के बराबर 3 सेंटीमीटर। और आप जानते हो एस 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 होता है, एस ए एस होता है, बाकी किसी में दो साइड नहीं आती। तो अगर दो साइड बराबर है तो उन दोनों साइडों के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। आप देख पा रहे हो उनके बीच का कोण भी क्या है, बराबर है। तो जब उन दोनों के बीच का कोण भी बराबर है तो आप कह दोगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए हैं, सर्वांगसम हो गए हैं। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए हैं तो दोनों का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आप लोगों का, सही होगा। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है। चलिए, अब आप लोग इस प्रश्न को जल्दी से हल करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 29 को हमने कर दिया है आपका चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आपका पोल सेक्शन ऑन। ठीक है, हम एक बार फिर से समझाते हैं बच्चे, 1 सेकंड रुकिए। पहले अब इस प्रश्न को कर लेते हैं, फिर हम पीछे वाले प्रश्न पर भी आ जाएंगे। ठीक है, हम पहले इसको कर लेते हैं एक बार। सीमा चौहान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम एक बार फिर से समझाएंगे बच्चे। आप अभी के लिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना और ट्राई भी करो कि आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पीछे वाला क्वेश्चन हम इसके बाद बता देंगे आपको। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए त्रिभुज पीक्यूआर का आधार कितना होगा। तो आपसे क्यू आर का मान पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर यानी कि उसका आधार कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करना। और देखो, सोच समझ के करना, ये नहीं कि उठाया तुक्का लगा दिया। थोड़ा सा मेहनत भी करना उसको करने के लिए कि हाँ कुछ चीजें पढ़ाई गई हैं तो उसकी हेल्प से हम उन सब चीजों को निकाल भी सकते हैं। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। सभी बच्चे इसको प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर बताइए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है।
तो अभी क्या करते हैं, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा सवाल है, ठीक है। ठीक है नीलम, बच्चे हमें नाम याद हो गया है, आपको बार बार नीलम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, हमने नाम याद कर लिया है। ठीक है, वैसे भी आप अकेले ही हो जो इस नाम से आते हो, जिनका सरनेम पंचाल है, हमें याद हो गया नीलम पंचाल के नाम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज दिखाया गया आपको पी क्यू आर। ठीक है, और दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है, और दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो जो इसका क्षेत्रफल हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल हो गया है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब आप हमें बताइए किसकी बात की गई है, आपसे पूछा गया त्रिभुज पी क्यू आर का आधार ज्ञात कीजिए। अरे पी क्यू आर ये रहा, पी क्यू आर की ऊंचाई ये रही, कितनी अच्छी ऊंचाई दिख रही है, 7 सेंटीमीटर। दिख रही नहीं दिख रही है, 90 डिग्री का कोण के साथ में ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। सब कुछ तो पी क्यू आर के साथ में करना है। तो आपने कहा सर पी क्यू आर के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। और इसका एक सूत्र होता है सर कितना, 1/2 गुणा आधार ग्यू आर गुणा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर बराबर 28। जब आप क्यू आर का मान निकालने लगोगे कि आधार क्यू आर का जो मान होगा वो होगा 28 गुणा, इधर 7 है तो इधर आके 1/7 हो गया, गुणा इधर 1/2 है तो इधर आके 2/1 हो गया। जब आप इसको हल करोगे 27 से कट गए 4 टाइम में, ओ सॉरी 7 से कट गए 4 टाइम में, 7 चौक 28, और 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। आप कहोगे सर जो क्यू आर है, क्यू आर का मान हो गया सर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। तो आप हमें जल्दी से एक बार वाई टाइप करके बताइए, अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, क्या आंसर समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके हमें बताइए कि सर नहीं समझ में आया। ठीक है, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए तो देखो हमारा कुछ हद तक चीजें खत्म हो गई है, यानी कि हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, ये सारी चीजें खत्म हो गई है। एक बार देखिए हमारी 2D शेप्स खत्म हो गई है, क्योंकि 2D शेप्स में हमने पढ़ा था किसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, 2D शेप में हमने पढ़ा था चतुर्भुज के बारे में। अब हम चतुर्भुज के कुछ अवयव जानते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के अवयव होते हैं कि हम चतुर्भुज के कोण के युग कोण के बारे में जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, आप जानते हो कि चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है वो होता है सर 360 डिग्री, पढ़ा हुआ है बच्चे हमारा, 360 डिग्री होता है। अच्छा किसी बच्चे ने हैंड राइज किया था, वो एक बार माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। आप जानते हो चतुर्भुज के अभी हाँ अभी जो बच्चे, क्वेश्चन समझा उसे पहला वाला समझा दो। हाँ हाँ ठीक है बच्चे, हमें थोड़ा, हम पहले वो बता देते हैं आपको। ठीक है, सॉरी हमें थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इस वाले प्रश्न को सभी बच्चे सामने से ध्यान से देखेंगे आगे से। देखिए आपको दिया गया कि एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कहा सर ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा गया बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि हमसे पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ लिया गया। तो हम तो नहीं बता सकते पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चे, पर इसमें आधार तो हमें पता है पर ऊंचाई तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, यानी कि कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे के साथ में संबंध में होंगे। देख लेते हैं क्या संबंध है इनके बीच में। आपने कहा सर जो इसकी भुजा ए बी है, सॉरी ए सी है, वो पी क्यू की भुजा 4 के बराबर है, और जो इसकी भुजा बी सी 3 सेंटीमीटर है, वो इसकी भुजा क्यू आर यानी कि 3 सेंटीमीटर बराबर है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप देख पा रहे हो दो भुजाएं बराबर है, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 70-70 डिग्री बराबर है। और आप जानते हो आपने एक गुण पढ़ा था SAS, जब दो त्रिभुजों में उनकी दो भुजाएं बराबर हो जाती है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। अभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए हैं, कि अगर ये 22 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आप एक बार जल्दी से बताइए सीमा चौहान, आपको समझ में आया बच्चे नहीं आया। जिस भी बच्चे ने सीमा चौहान के नाम से आईडी ज्वाइन की है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से, कि हम लोग यहाँ पर थे
कि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक कुछ नई चीजें स्टार्ट करेंगे। हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, हमने चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, यानी कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अगर हम उसके कोण गुण की बात करें, चतुर्भुज के कोण युग गुण की, तो वो होता है 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। हमने पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा कि सर इसका एरिया का सूत्र होता है कितना, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आयत का होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का होता है सर भुजा का वर्ग। और रोम्बस के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। चतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज के बारे में हमने नहीं पढ़ा। फिर हम इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं, सॉरी हम सबके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जान चुके हैं, ठीक है बच्चे। और अगर हम इसी चीज को आगे लेकर चले, तो आपने देखो इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, और हमने पढ़ा जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल और सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, और ये आप लोगों का होमवर्क है। शायद लास्ट क्लास में भी हमने यही होमवर्क दिया था। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो किसी किसी क्लास में होमवर्क दिया गया था, किसी किसी क्लास में होमवर्क नहीं दिया गया था। तो आप लोगों का फिर से सेम होमवर्क है। अगर आपको होमवर्क दिया गया था तब भी आपका यही होमवर्क है, और दिया गया था तो होमवर्क आपका अब ये है, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बुक का स्क्रीनशॉट दे देते हैं।